Hello, good evening and Jai Hind to each one of you present over here. This is our second class of GS in the Sanjeevani series. फर्स्ट क्लास में आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो गई थी, वो टॉपिक आपका क्लियर हो गया था. टुडे वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे CDSE एंड CAPF इवन हर बार क्वेश्चन पूछता ही है. एक ना एक साइकिल में तो आपको दिखेगा इधर इन CDS 1 और CDS 2. तो क्यों ना इसे कंप्लीट कर लिया जाए और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए जाए. बाकी के क्वेश्चन आप सबको मालूम है कि हम 6 बजे टेलीग्राम ग्रुप में लगाते हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट अ टॉपिक दैट इज प्रीएम्बल. तो देखो यहाँ पे आपकी मैम बैठी हुई हैं एंड योर टीचर इज आस्किंग B.R. Ambedkar and N.A. Palkhiwala what preamble is according to them. So B.R. Ambedkar gave an answer and he said according to him preamble is nothing but soul of the Indian Constitution. Something which is a soul of something is actually really very important. तो आपकी जो soul है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोल होगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, विच मीन्स प्रीएम्बल इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट. जबकि N.A. पालकीवाला बोलते हैं कि ये कुछ नहीं जबकि एक आइडेंटिटी कार्ड है. तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैंने अपने गले में एक आइडेंटिटी कार्ड पहन रखा है जो मेरी पहचान पत्र है. तो वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि सिर्फ एक पहचान पत्र को देखकर मेरी पूरी आइडेंटिटी बन जाए. वैसे ही सिर्फ प्रीएम्बल को देखकर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी आइडेंटिटी पता की जा सकती है. आगे देखते हैं कि प्रीएम्बल में क्या क्या और चीजें हैं. सो प्रीएम्बल जो होता है बेटा ये इंट्रोडक्शन बोल लो या प्रीफेस बोल लो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है. कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस बोल लो या समरी बोल लो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बुक इज वेरी बल्कि, इतना सारा एक बार में कोई बंदा नहीं पढ़ सकता है. लेकिन अगर उसको बस ऐसे 5-10 मिनट में पढ़ के आइडिया लेना हो दैट व्हाट एग्जैक्टली द कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट, ही कैन रीड द प्रीएम्बल. जैसे एक बुक होती है, बुक में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते, लेकिन जो उसका कॉन्टेक्स्ट होता है उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा ये टॉपिक्स उस बुक में कवर हैं या सब टॉपिक्स क्या है. वही प्रीएम्बल हमें एसेंस देता है. तो इसे हम समरी कह सकते हैं या प्रीफेस. द आइडिया ऑफ प्रीएम्बल वाज इंस्पायर्ड बाय यूनाइटेड स्टेट से हमने ये बोरो किया है. तो बोरोइंग फीचर मैं एक दिन अलग से कराऊंगी, उसमें दोबारा से ही आएगा, याद रखना है, ठीक है. द प्रीएम्बल वाज इनकॉर्पोरेटेड एट द एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस. जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस डन हो गया उसके बाद इसे इनकॉर्पोरेट करा गया, ठीक है. के मुंशी सर जो है ये प्रीएम्बल को होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और N.A. पालकीवाला जो है ये बता दिया मैंने आपको, इसे आइडेंटिटी कार्ड कहते हैं. आगे देखो प्रीएम्बल में हमारे बहुत से सोर्सेस हैं, नेचर हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसकी डेट है. ये आपको फैक्चुअल चीजें याद रखनी है, आज ही क्लास में याद कर लो. सोर्स ऑफ पावर यानी कि प्रीएम्बल को पावर कहां से मिलता है, कहीं से पावर नहीं मिलता, हमसे पावर मिलता है. विच मीन्स पहली लाइन होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो पीपल ऑफ इंडिया जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देते हैं. किसको पावर देते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को. अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर इसका होता है SSSDR, दैट इज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. इन शब्दों का मतलब भी आज मैं आपको बताऊंगी. ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो 4 ऑब्जेक्टिव्स होती हैं इसकी. वन इज योर जस्टिस, वन इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये अलग अलग शब्द हमने अलग अलग देशों से बोरो किए हैं, आज की क्लास में आपको बताएंगे. डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था, इनैक्ट नहीं, याद रखना, ठीक है. ओके लेट मी सी, कुछ छोड़ तो नहीं दिया. यहाँ पे कीवर्ड्स देख लो हमारे. सोवरेन है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? कीवर्ड्स हो गए हैं प्रीएम्बल के. एक एक करके सबको देखते हैं कि सबका मतलब क्या होता है. सोवरेन, सोवरेन का मतलब होता है बेटा आजाद, स्वतंत्र, ठीक है. इंडिया इज कंप्लीटली एन इंडिपेंडेंट नेशन. हम किसी के भी गुलाम नहीं है. भारत अपने सारे फैसले इनसाइड दी टेरिटरी, आउटसाइड दी टेरिटरी खुद लेगा. हम कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं है जो पहले अंग्रेजों के जमाने में हुआ करते थे. तो हमारे पास फुल फ्रीडम है कि हम इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस बिना किसी देश के इंटरफेरेंस के ले सके. नो फॉरेन अथॉरिटी कैन डिक्टेट टर्म्स टू इंडिया. कोई हम पे दबाव नहीं बना सकता टू डू सर्टेन थिंग्स. बट अर्लियर हम एक डोमिनियन स्टेटस थे, यानी कि इंटरनली तो हम अपने फैसले ले सकते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट जो हमारे फैसले हैं एक्सटर्नली जो अफेक्ट करेगा देश को ओवरऑल, वो ब्रिटिशर्स ही लिया करते थे. सोवरेन, हाँ तो ये बताओ तुम लोग सोवरेन हो कि अगेन मम्मी पापा के कहने पे अभी भी चल रही हैं चीजें?
सोशलिस्ट आ जाएगा नया शब्द। सोशलिस्ट जो है ये एम्बिगियस होती है कि सोशलिज्म का मतलब क्या है एग्जैक्टली क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरीज देते हैं। एज सोशलिज्म हैज मैनी इंटरप्रिटेशन। कार्ल मार्क्स की अगर बात करें तो ये सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट देते हैं। कार्ल मार्क्स एम कर रहे थे फॉर कोई एक ऐसी इकोनॉमी हो जहां भेदभाव ना हो, क्लासेस ना हो, रिसोर्सेज का अलोकेशन इक्वली हो, कोई अमीर कोई गरीब ना हो। कार्ल मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट था जहां क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बनाने की बात कह रहे थे। ही बिलीव्ड इन कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज, सब में इक्वली बांट दो। अकॉर्डिंग टू हिम सोशलिज्म इज अ ट्रांजिशनल फेज विच लीड्स टू कम्युनलिज्म। लेकिन फाइनल गोल की अगर बात करें तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप नहीं होगी, स्टेट का कंट्रोल नहीं होगा और इक्वालिटी पूरी की पूरी तरह होगी। कार्ल मार्क्स ऑल्सो सेड दैट जो रिलीजियन होता है वो ओपियम की तरह काम करता है ऑफ द मासेस। आगे देखो व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट सोशलिज्म मीन्स इन इंडिया। अब कार्ल मार्क्स को तो हम फॉलो नहीं कर सकते हैं। आप देखोगे तो हमारे देश में इनइक्वालिटी तो है बिटवीन रिच एंड पुअर, राइट। तो इंडिया जो है ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म फॉलो करता है। कौन सा? डेमोक्रेटिक एंड नॉट मार्क्सिस्ट सोशलिज्म। तो हम मार्क्सिज्म नहीं फॉलो करते, हम डेमोक्रेटिक फॉलो करते हैं। यहाँ जो गवर्नमेंट होती है ये मीडिएटर जैसा काम करती है, इसीलिए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है, इक्वल एक्सेस टू मटेरियल रिसोर्सेस होता है, प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लास्ट में एम क्या होता है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी आए वाइल प्राइवेट ओनरशिप भी साथ साथ में रेगुलेट होते रहे। सो वी गो हैंड इन हैंड, हमारे पास मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। ऑलराइट, आगे देखिए हमारा नेक्स्ट शब्द है सोशलिज्म के बाद सेक्युलरिज्म, राइट। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही रिलीजन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है क्या, या उसी को एज अ नेशनल धर्म मान लिया? नो। सो द वर्ड सेक्युलर वाज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल प्रियम्बल, so it is not part of original preamble. It was added through one of the amendments, that is your 42nd constitutional amendment act of 1976. याद रखना, ठीक है। इंसर्ट किया गया है ये वर्ड। इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट ensures that every religion is equally respected and treated in space, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आता है और एक नेगेटिव सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। पॉजिटिव वो होता है जहां पे रिलीजन में जो स्टेट होती है थोड़ा सा टांग अड़ा सकती है, थोड़ा सा इंटरफेयर कर सकती है। सो स्टेट में इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर टू इंश्योर इक्वालिटी, जस्टिस एंड रिफॉर्म्स, इसे कहते हैं हम कैसा? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। एग्जाम्पल होता है पॉजिटिव का भारत। When it comes to negative secularism, इसका एग्जाम्पल होता है यूनाइटेड स्टेट्स, और यहाँ रिलीजियस मैटर में जो स्टेट है, सरकार है, वो अपना इंटरफेरेंस नहीं लाती है। नेक्स्ट आगे देखिए, डेमोक्रेटिक पे आ चुके हैं हम। हमारा कंट्री इज अगेन डेमोक्रेटिक, वी शुड नो अबाउट इट। India is a democratic country, meaning people hold the ultimate power. The ultimate power is being held with people. Democracy ensures equality in political rights, universal adult suffrage and role through the representation. तो political rights मिलेंगी, universal adult franchise मिलेगी आपको, and सबके पास ये हक रहेगा कि वो represent कर सकते हैं in case वो जीते। एक हमारी आती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो होती है जहां जनता इतनी पढ़ी लिखी होती है कि वो खुद ही पार्टिसिपेट कर सकती है पॉलिसी मेकिंग में। अब ये ना अच्छे वाले जो हमारे टॉप लिस्ट पे होते हैं, हर एक लिस्ट में टॉप करते हैं, हर एक रिपोर्ट में वैसे देश हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में स्विट्जरलैंड एक एग्जांपल हो सकता है। व्हेन इट कम्स टू इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यहाँ जनता खुद डायरेक्टली आके पॉलिसी मेकिंग नहीं करती है, जबकि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू पॉलिसी मेकिंग होता है। एग्जाम्पल भारत हो गया है कि आज के दिन क्या मैं चाहूँ तो मैं जाके पॉलिसी बनाऊंगी? नो। पर अगर मैं इलेक्ट हो गई या आप इलेक्ट हो गए बाय द पीपल, देन आप पॉलिसी बना सकते हैं। तो इंडिया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ओके, देन कम्स रिपब्लिक। रिपब्लिक का बहुत ही प्यारा मतलब है। रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट अ हेरिडिटरी रूलर। मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा और उसका बेटा ही राजा बनेगा, इज नॉट रिपब्लिक, राइट। ओके, तो राजा से मुझे याद आया कि राजा बेटा पढ़ाई लिखाई ढंग से हो रही है कि नहीं? एग्जाम को बहुत ही कम दिन रह गया है, और एक राजा बेटा वही होता है जो घर वालों के लिए एग्जाम निकालता भी है, खुद के लिए भी निकालता है और उन्हें भी प्राउड फील कराता है, ठीक है। तो ये सपने मत देखते रहना कि बैठे बैठे सब हो जाएगा। प्लीज कीप ऑन स्टडिंग थिंग्स।
ओके, कमिंग बैक टू आर, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? जो डायरेक्टली इलेक्टेड होगा वो बनेगा, ठीक है। तो भारत में रिपब्लिक चलती है, जबकि अगर आप ब्रिटिश में देखेंगे, यूके में देखेंगे तो वहां हेरिडिटी चलता है, जैसे किंग देन अनदर किंग और क्वीन वाला कॉन्सेप्ट, तो इसे हम रिपब्लिक कहते हैं। यूएसए जो है यहाँ पे भी बंदा डायरेक्टली इलेक्ट होता है, डोनाल्ड ट्रंप जो है डायरेक्टली इलेक्टेड है। इंडिया में भी जो प्रेसिडेंट होते हैं ये इलेक्ट होते हैं, भले ही डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं पर इनडायरेक्टली होते हैं, जिनको हमने इलेक्ट करके भेजा है उन्होंने उनको इलेक्ट किया है, तो इसलिए कहते हैं इनको इनडायरेक्ट इलेक्शन है, पर ऑफ कोर्स वो राजा का बेटा नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा रिपब्लिक का। क्लियर है? इट्स वेरी इजी अगेन। अब आ जाओ जस्टिस। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम रशिया। रशिया से हमने जस्टिस का कॉन्सेप्ट लिया है। एंड जस्टिस हमारी 3 तरह की होती है बच्चे। जस्टिस कितने तरह की होती है? 3। जस्टिस ऑफ SEP कहते हैं इसको, SEP दैट इज सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ओके, इसके अलावा और क्या है? टू स्टैब्लिश अ सोसाइटी विद नो डिस्क्रिमिनेशन, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आया है। और याद रखना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी जो लीफ है ये हमने फ्रांस से लिया है। कहां से लिया है? ये हमने फ्रांस से बोरो किया है, जबकि जस्टिस ऑफ SEP हमने रशिया से बोरो किया है। अब आ जाओ, जस्टिस के 3 टाइप हमारे हो गए, कौन कौन से? S, E और P। तो सोशल जस्टिस में क्या आएगा? क्लास और जेंडर इनइक्वालिटीज घटेंगी, क्लासलेस सोसाइटी बनेगी, हायरार्की नहीं मानी जाएगी। इकोनॉमिक में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो गया तुम्हारा, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर, सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलेगी रिसोर्सेज से रिलेटेड। पॉलिटिकल में सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मिलेगी, सबको लीडर बनने का सेम मौका मिलेगा, ठीक है। हर 18 साल से ज्यादा के उम्र के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिलेगा। तो ये आपकी पॉलिटिकल जस्टिस को इंश्योर करती है। आगे आ जाओ, लिबर्टी। तो मैंने सिखाया है LEF, अगर बोलूंगी लीफ तो ये हमने कहां से बोरो किया है? फ्रांस से बोरो किया है। दैट इज योर लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी है आपको रिफर्स टू फ्रीडम, राइट? तुम लोग को भी लिबर्टी है, चाहे पढ़ाई कर लो चाहे फोन स्क्रॉल कर लो, राइट? तो तुम अगेन पढ़ाई करना चुनोगे क्योंकि एग्जाम पास है। लिबर्टी कितने टाइप की होती है? थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। आपको लिबर्टी है, कुछ भी कर सकते हो। टू इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स कैन डेवलप फ्रीली इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। प्लीज यहाँ पे फोकस करना कि लिबर्टी मतलब कुछ भी करने का अधिकार नहीं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि बोलने का अधिकार दिया गया है बालकों, पर गाली देने का अधिकार नहीं दिया गया है। गॉट इट? एग्जाम्पल है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, मोरालिटी और सोवरेनिटी का आपको ध्यान रखना है। Next is equality. Equality ensures the status and opportunity of a person. It prohibits discrimination on the basis of caste, religion, race, sex, इनसे। It guarantees equal opportunities in public employment as well. अच्छा, कोई बताएगा ये कौन सा आर्टिकल में आता है? 18 तो नहीं कहीं? Aims for social and economic equality among all the citizens in the country. फ्रेटर्निटी मतलब है ब्रदरहुड या भाईचारा कह लो, तो सेंस ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए सारे भारतीयों में। आगे देखो, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रियम्बल देख लेते हैं कि कब कब कौन कौन से केसेस आए रिगार्डिंग प्रियम्बल। तो पहला केस आता है हमारा 1960 में, इसको कहते हैं बेरूबारी केस। इस केस में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि प्रियम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट है वो किताब का पार्ट ही नहीं है, ऐसा 1960 में बोला गया। एंड हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड, बोला गया कि ये पार्ट ही नहीं है तो इसमें हम अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते। सेकेंड केस आता है आपका द OG केस ऑफ पॉलिटी, केशवानंदा भारती केस ऑफ 1973, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल कर दिया अपना ही डिसीजन बेरूबारी केस वाला और बोला कि प्रियम्बल जो है इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड, बट प्रियम्बल शुड नॉट हैम्पर और इम्पीच द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल हैम्पर नहीं करना चाहिए, बाकी अगर उसमें कुछ इंसर्ट वगैरह करना है, ऐड करना है या रिमूव करना है तो करा जा सकता है। देयर आफ्टर LIC केस ऑफ 1995 आता है और इस केस में बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा वापस से रीअफर्मेशन दी जाती है केशवानंदा भारती केस वाला, that preamble is a part of constitution and it can be amended without hampering the basic structure of the constitution.
राइट? इज द प्रियम्बल जस्टिसिएबल? क्या प्रियम्बल में लोगों ने कुछ फॉलो नहीं किया तो आप कोर्ट जा सकते हैं इसको लेकर के? सो नो, प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसिएबल. यू कैन नॉट गो टू कोर्ट टू एनफोर्स द प्रियम्बल directly. However, it is used as a guiding light to interpret the provisions of the constitution. तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डाउट वगैरह आ रहे हैं तो प्रियम्बल से सहायता ली जा सकती है, ऑल्दो इसे लेकर आप कोर्ट में नहीं पहुंच सकते, विच मीन्स ये नॉन जस्टिसिएबल है. प्रियम्बल इज निदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर को कोई पावर नहीं देता है प्रियम्बल. इट इज एंड नॉट डज इट लिमिट और रिस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाता है. ध्यान रखिएगा, नॉट लाइक फंडामेंटल राइट्स. अब एक बार जरा हम प्रियम्बल देख ही रहे थे तो अच्छे से देख लेते हैं. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens what? Justice, liberty, equality, fraternity. अब justice में भी we have social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, and equality of status and opportunities. And to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. याद रखना, यहाँ unity and integrity of the nation है. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and साथ में give to ourselves कॉन्स्टिट्यूशन, दिस कॉन्स्टिट्यूशन. और साथ में इधर नीचे थोड़े बहुत प्रोविजंस लिखे गए हैं, नहीं पढ़ना तो आप स्किप कर सकते हो, बाकी आपको एक मोटा माटी आइडिया होना चाहिए टाइप्स वगैरह को. विद दिस वी आर डन विद द प्रियम्बल. अब आपकी है प्रैक्टिस टाइम और से पिटाई टाइम. तो लेट्स प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस. ये कुछ ही क्वेश्चंस है, इसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम ग्रुप में 6 बजे सॉल्व कराया जाएगा. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से which with regard to the Constitution of India, which of the following statement is not correct? Mind you, यहाँ पे not पूछा है. So the first one is the word socialist and secular were not originally part of the Constitution. Okay, ठीक है, मान लिया. They were not, ये बाद में आए थे. 42nd amendment, कौन से amendment से आए थे बताओगे आप? The preamble states the objects of Constitution of India. Okay, बताता है. Preamble is enforceable in the court of, ये कब हुआ? पहले बताया. इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, यही गलत वाला है और इस क्वेश्चन का सही आंसर यही हो जाएगा. लास्ट वाला भी पढ़ ले. द रिपब्लिक रिफर्स टू पीपल एज अ सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. तो रिपब्लिक रिफर्स टू द पीपल एज द सोर्स ऑफ ऑल. तो जनता के पास ही सारे सोर्सेस हैं, वही तो इलेक्ट करेंगे, क्योंकि किंग का ही सन किंग नहीं बनने वाला है यहाँ पे. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. एक रॉन्ग है, एनफोर्सिएबल तो नहीं है, पर स्टेटमेंट बोल रहा है एनफोर्सिएबल. नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द प्रियम्बल? कौन कौन से साफ साफ मेंशन है? जैसे कि जस्टिस ऑफ SEP है तो 1 तो होना चाहिए, यानी ये गया. देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी है, 2 भी होना चाहिए, यानी ये भी गया. देन लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये भी मेंशन था. 3rd भी है. और 4th देखते हैं, राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. क्या राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है? यानी कि अगर आपके किसी भी राइट का वायलेशन हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32. ये तो हमारे आते ही नहीं है, तो फंडामेंटल राइट्स में आते हैं. तो 4th गलत हो गया, विच मीन्स हमारा आंसर ए है. आई होप इट इज डूएबल नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ प्रियम्बल इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन? तो इट इज द अल्टीमेट सोर्स टू लेजिस्लेटिव पावर्स. अभी बताया था, बिल्कुल नहीं. It can be used to interpret ambiguous provisions of the Constitution. It can be. It can invalidate laws. No, it cannot. It operates as an independent source of fundamental rights. No. तो अगर कोई Constitution में problematic चीज है तो preamble को आप refer कर सकते हैं. Would be the correct answer. Next, which of the following best reflects the meaning of the term republic as used in the preamble? preamble में republic शब्द का क्या मतलब है? The head of the state elected directly by the people, could happen. The head of the state is not hereditary monarch. Hereditary monarchy नहीं है, होना चाहिए कि नहीं? The government is responsible to legislate, नहीं. The constitution guarantees universal adult suffrage. क्या है भाई? रिपब्लिक का मतलब head of the state is not a hereditary monarch. यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे state is elected directly और indirectly दोनों हो सकते हैं.
इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं। तो बेस्ट आंसर हो जाएगा कि हेरिडिटी नहीं होना चाहिए, रिपब्लिक का मतलब यही है। बाकी वो डायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी, जैसे इंडिया में इनडायरेक्टली होते हैं। Then is your assertion region question. The preamble is considered a part of constitution. Yes, दो केसेस में बताया ना, केशवानंद भारती केस एंड LIC केस 1995. Then the Supreme Court held in Keshwananda Bharati case 1973 that the preamble forms a part of constitution. Both are correct and is true explanation of the assertion. And I think this is going to be the last question. Which one of the following expressions in the preamble implies that the constitution derives authority from people of India? क्या कौन सा? We the people of India से हमें authority मिलती है, किसको? preamble को. So yes, this was all about your preamble chapter. I'll catch you up in the next session. Till then, take care of yourself. Jai Hind.